तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो गाइस, माइनिंग यार्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं सरफेस एनवायरनमेंट का टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आखिर सरफेस में जो एनवायरनमेंट है उससे पोल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या बातें कही गई हैं। यहाँ से आपके गेट में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी हैं। कभी कभार आ जाता है, किसी किसी साल आता है, किसी किसी साल नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा पढ़ना जरूरी है। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली? एयर पॉल्यूशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, दूसरा आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। मतलब कि जो कि हमारी हवा को गंदा बनाते हैं, पॉल्यूट करते हैं, वो दो प्रकार के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अब पॉल्यूटेंट्स ऐसे जो कि डायरेक्टली एयर में आ जाते हैं, ऐसे जो कि डायरेक्टली हवा में आते हैं, जैसे कि SO2, NO2, CO2 एक्सेट्रा। वहीं पे एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, मतलब ये वाले पॉल्यूटेंट्स के साथ केमिकल रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, एनवायरमेंट के साथ क्या बनाते हैं, आपका पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि ओजोन, स्मोक, ये सब हो जाता है। स्मोक किसका फॉर्मेशन, स्मोक कहाँ देखने को मिलता है? ज्यादातर दिल्ली में ज्यादातर हमें स्मोक देखने को मिलता है। किस चीज से बना होता है ये? बेसिकली ये स्मोक एंड स्मोक प्लस फॉग का कॉम्बिनेशन होता है। ठंड के मौसम में जैसे कि बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कोहरा पड़ता है, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो दिल्ली में क्या है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अब इस पोल्यूशन के कारण बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है, ठीक है। तो जब वहां पे जो फॉग पड़ रहा है, जो कोहरा पड़ रहा है, वो स्मोक के साथ मिक्स हो जाता है, और ये कहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है? नीचे जमीन के पास सेटल डाउन हो जाता है। और इतना ज्यादा ये बेसिकली घना होता है, इतना ज्यादा डेंस होता है कि आपको 10 कदम की दूरी पर भी इंसान दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स भी दिल्ली में ठंडी के मौसम में होते हैं। दूसरा होता है एसिड रेन। एसिड रेन किस चीज के कारण होता है? SO2 गैस के कारण होता है। तो ये याद रखिएगा कि एसिड रेन किस चीज के कारण होता है, कौन सी गैस के कारण होता है? SO2 के कारण होता है। एक है एसिड माइन ड्रेनेज होता है। एसिड माइन ड्रेनेज क्या है? बेसिकली जब आपका माइंस में किसी भी, जब वाटर का, जब जैसे हम वाटर का फ्लो करा रहे हैं, और वाटर जब भी पूरी माइंस में फ्लो होते हुए बाहर निकलता है, कहीं भी जाता है, तो वो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस करता है, जिसके कारण गैसेस का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं एसिडिक गैसेस का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं एसिड माइन ड्रेनेज, ठीक है। जिसे हम हमारा जो CMR है, इसे क्या बोलता है? इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिकर। इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिकर। लिकर। अब ये बताइए, सीमार कितने दिन में बोलता है कि भाई इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिकर का जो क्या बोलता है कि आपको जाके इंस्पेक्शन करना है, कहीं पे इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिकर तो नहीं हो रहा है? कितने दिन में करने को बोलता है? एनीवन? अब देखिए, हवा में जो पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, मैंने जैसे कहा, एक तो प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया, दूसरा एक पर्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब कि जो हवा में पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हवा में डस्ट के पार्टिकल्स जो है तो उड़ते रहते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर। अब ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और एक होता है रेस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर। जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, इसका साइज होता है 10 माइक्रोमीटर से अधिक, 10 माइक्रोमीटर से अधिक साइज का होता है। और एक होता है रेस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर, जिसका साइज लेस देन और इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर के आसपास रहता है। अब चूंकि ये सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल उतना ज्यादा तो नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है, बेसिकली आपके नोस्ट्रल्स में जाके अटक जाता है, या कहीं भी आपके ट्रेकिया वगैरह में जाके अटक जाता है। मतलब ट्रेकिया में भी नहीं, नोस्ट्रल्स में ही जाके अटक जाता है। ये हवा में हर वक्त उड़ते रहते हैं,
ठीक है। दूसरा होता है रेस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर। रेस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर जो है इनका साइज छोटा होता है, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके आराम से सेटल डाउन हो जाते हैं और हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं। अभी मैं बीमारियों के बारे में भी बताऊंगा, कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि एयर पॉल्यूशन के कारण हमें हो सकती है। अब ये रेस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर दो प्रकार का होता है, एक होता है PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड दूसरा होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5। अभी इनके बारे में अभी डिटेल में आगे देखेंगे हम। बाकी अगर इनके साइज की बात करूं तो पार्टिकुलेट मैटर 10 क्या है, ऐसे पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर ऐसे डस्ट के पार्टिकल्स जिनका साइज लेस देन 10 माइक्रोमीटर्स होता है, ठीक है। और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मतलब जिनका साइज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर्स होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल सही, मंथली होता है इसका इंस्पेक्शन, ठीक। अब इसके बाद आता है कि जैसे मतलब क्या होता है ना कि अगर इनकी क्वांटिटी, जैसा कि आप भी जानते हैं, ये सबके सब जितने भी पॉल्यूटेंट्स है ना भाई साहब, अगर इनकी क्वांटिटी एक लिमिट से ज्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी पे एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। माइंस में तो बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है भाई साहब, अलग अलग लेवल की बीमारियां, ठीक है। आपका DGMS ने भी बोल के रखा हुआ है कि इतनी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, वो तो अभी आगे देखेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में आखिर सरकार ने क्या लिमिट सेट की है, जैसे पढ़ते हो ना कि डस्ट इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, रेस्पायरेबल डस्ट का एक परमिसिबल लेवल सेट करके रखा गया है, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू सेट करके रखी गई है। तो वैसे ही हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है तो एक लिमिट सेट करके रखी गई है। अब यहां पे आपका इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लिमिट सेट करके रखी गई है उसके बारे में बात करते हैं। इसे कहते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो लिमिट सेट की है उसे क्या कहा जाता है, NAAQS, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। एम्बियंट एयर क्वालिटी का मतलब क्या है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड सेट किया जिसे बोला नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। एम्बियंट एयर क्वालिटी मतलब कि बाहर की हवा में जो एयर की क्वालिटी है या जो एयर की कंडीशन है उसको रेफर करता है, ये बेसिकली उस चीज को दर्शाता है। ये जो शब्द है एम्बियंट एयर क्वालिटी, ये किस चीज को दर्शाता है कि आउटडोर एयर की क्या क्वालिटी है, क्या कंडीशन है, इन सारी चीजों को दर्शाता है। अब ये जो जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, ये किसके द्वारा सेट किया जाता है, CPCB के द्वारा सेट किया जाता है। CPCB किस चीज के आधार पर, किस चीज के बेस पर यह सेट करता है, किसके रेफरेंस से, तो CPCB ये चीज किस चीज के रेफरेंस से करता है, एयर एक्ट 1981 के बेसिस पर, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। बेसिकली एयर की क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट करने का जो पावर है CPCB को, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, किसके द्वारा मिलता है, एयर एक्ट 1981 के द्वारा मिलता है। अब CPCB ने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में जो है तो अपना एक स्टैंडर्ड का लिस्ट दिया हुआ है कि ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसे मतलब NAAQS नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है तो कब दिया है CPCB ने, रिसेंटली 2009 में दिया था, ठीक है, जो कि अभी तक चल रहा है। और इसमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने टोटल 12 गैसेस का जो है तो स्टैंडर्ड सेट किया है।
अब वो 12 गैसेस कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 2009 में सीपीसीबी के द्वारा स्टैंडर्ड्स दिए गए। अब इसमें आपको याद करने वाली क्या क्या चीजें हैं, मैं पहले आपको ये बता दूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि NAAQS में, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में कहां कहां का, कौन कौन सी जगह का जो तो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किया है। तो कौन कौन सी जगह का? 2 जगह का किया है। एक तो इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरिया। दूसरा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। ठीक है, मतलब कि ऐसी जगह है, ऐसी जगह जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब कि जंगल वाला एरिया हो गया। ठीक है, ऐसी जगहों पर जहां पर जानवर आराम से वितरण करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, टहलते रहते हैं, एक दूसरे का शिकार करते हैं, खाते पीते हैं एक दूसरे को, ऐसी जगह पर एयर की क्वालिटी कैसी होनी, कितनी होनी चाहिए, तो इसकी बात करता है। ठीक है। अब इसमें मैंने जैसा कि कहा, कितनी गैसेस के बारे में बात की गई है? टोटल 12 गैसेस के बारे में दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। टोटल 12 गैसेस के बारे में दिया गया है। अब ये गैसेस कौन कौन सी हैं और आपको किस किस का याद रखना है? तो सबसे पहला है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो है तो क्या किया जाएगा, इनका सैंपल्स कलेक्ट करके जो है तो चेक किया जाता है ना कि भाई स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया, जैसे बोल दिया 50 माइक्रोमीटर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं होना चाहिए, ये दिया हुआ है, इसकी एसआई यूनिट यहाँ पे दी हुई है। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या बोलता है? 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं होना चाहिए। कहां पे? इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल एरिया में। और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कितने समय के लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है कि साल भर में, साल भर में मैं जब हर एक सैंपल का एक एवरेज निकालूं, ठीक है, तो इससे अधिक नहीं आना चाहिए। ये थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, परमिसिबल लिमिट सेट कर दी गई है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, 24 आवर्स में अगर मैं इसका क्या करता हूं, एयर की क्वालिटी चेक करता हूं, तो उस समय 24 आवर्स में 80 से अधिक नहीं होना चाहिए, दोनों ही केसेस में। अब ये अधिक क्यों है भाई? ऊपर वाले में 50 से बस दिया है, नीचे वाले में 80 तक दे दिया। ऐसा इसलिए बोला है कि हो सकता है कभी कभार जिस दिन आपने सैंपल कलेक्ट किया, उस दिन हो सकता है आपने बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर दिया हो। मान लीजिए दिवाली का टाइम है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर दिए, तो उस समय तो ज्यादा ही आएगा। लेकिन फिर भी बोलता है ज्यादा आए तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, 50 से अधिक भी हो गया, बट कभी भी 80 से अधिक तो नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहां पे आप लोगों को कि आखिर ये आपका टेबल किस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको बता दूं कि आपका बोलता है जहां जहां पर भी एनुअल बोला है कि साल भर का टोटल कितना, मतलब कितना होना चाहिए, आपका एक जो स्टैंडर्ड सेट किया साल भर वाला, उसमें बोलता है कि साल भर में टोटल 104 मेजरमेंट्स, कम से कम 104 मेजरमेंट्स होने चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर जगह से। ठीक है, और हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन 24-24 घंटे के अंतराल पर आप जो है तो क्या करेंगे, जो है तो एयर का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो कम से कम कितने मेजरमेंट साल भर में? 104 मेजरमेंट्स होने चाहिए। अब इसमें भी बोलता है कि
जो आपका 24 घंटे में मेजरमेंट कर रहे हो, जो 8 घंटे में कर रहे हो, जो हर घंटे मेजरमेंट कर रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हो, बोलता है कि चलो ठीक है, आपका ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहां पे बोला, क्या बोला था, 80-80 लिमिट सेट की थी, ठीक है, 80-80 लिमिट सेट की थी उसने। अब मान लीजिए कि ऐसा पॉल्यूशन, आपने इतना धुआंधार बम फटाके सब फोड़े कि भयानक वाला पॉल्यूशन हो, मतलब अति हो गया, इतना पटाखे फोड़ दिया आपने, है दिवाली तो आई नहीं करोगे तो यही बदमाशियां। तो उसके कारण क्या हुआ कि ये 80 से ऊपर चला गया, 110, 90, 81, कुछ भी हो सकता है। जब ये इससे ऊपर गया तो आपका इसमें NAAQS में क्या बोलता है कि 90%, मतलब साल भर में जितने भी आपने मेजरमेंट्स किए हैं उसमें से 98% मेजरमेंट्स, जितने भी मेजर, कितने भी कर लो भाई साहब, मिनिमम 104 तो करने ही है, बाकी कितने भी कर लो, तो जितने भी मेजरमेंट आपने किए हैं, मान लीजिए साल भर में आपने 100 मेजरमेंट्स किए, कितने 100 मेजरमेंट्स किए, तो बोलता है कि इसमें से 98 मेजरमेंट्स, 98 मेजरमेंट्स जो है तो विद इन द लिमिट क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए, ठीक है। जो भी हमने लिमिट सेट की है, स्टैंडर्ड सेट किया है, उससे कम ही होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 98% विद इन द लिमिट होना चाहिए, जैसे स्टैंडर्ड है उसके अनुसार होना चाहिए। 2% की आपको छूट दे दी कि हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा पॉल्यूशन किया हो, ठीक है, एक आध बार 2 बार का मैं छूट दे सकता हूं, तो 2 बार का छूट दे दिया, 2 डेज का छूट दे दिया है आपको, ठीक है, 2 मेजरमेंट्स का छूट दे दिया। अब ये 2 मेजरमेंट्स, इसमें भी एक कंडीशन है, बोल रहा है कि ये 2 मेजरमेंट लगातार 2 दिन का नहीं होना चाहिए, लगातार 2 दिन का नहीं होना चाहिए, ये चीज यहां पर बोलता है। अब आइए गैसेस के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी चीजों का इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड सेट किया है, पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज लेस देन 10 माइक्रोमीटर है, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड सेट किया है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ओजोन, लेड, लेड का जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह एकमात्र मेटल है इस पूरी 12 की लिस्ट में, यह एकमात्र ऐसा मेटल है जिसे डाला गया है, ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस अलग ही लेवल का है। कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक, निकल, ठीक है, तो ये टोटल 12 गैसेस हो गई जिनके बारे में यहां पर दिया गया है, या डस्ट पार्टिकल्स हो गए, है ना, पार्टिकुलेट मैटर्स हो गए, जो कि हवा में सस्पेंडेड रहते हैं और हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इनके सभी के नाम याद रखने हैं आपको, ये टाइम वेटेड एवरेज याद रखने की जरूरत नहीं है। टाइम वेटेड एवरेज से रिलेटेड जो बातें थी मैंने यहाँ पे नीचे आपको बता दिया है, ठीक है, यहाँ नीचे जितनी भी चीजें बताई हैं, इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, और मेन क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, याद किस किस का करना है, अब ये वाला हिस्सा किस किस का याद करना है, तो देखिए, एक तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड का याद कर लीजिए, दूसरा लेड का याद कर लीजिए, तीसरा एंड चौथा पार्टिकुलेट मैटर का याद कर लीजिए, सल्फर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पांचवा, ठीक है, इसका याद कर लीजिए। और कोई गैसेस बची है हमारे माइंड में जो देखने को मिलते हैं? हाँ, लिमिट ही आपको याद करने हैं इनके, इतने की भी नंबरिंग किया है ना मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
ठीक है, इनकी लिमिट्स याद करनी है आपको। ठीक है, हाँ सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड पॉइंट ये वाला, हाँ इसमें बोलता है, हाँ लिमिट डायरेक्टली पूछता भाई साहब, मैं अभी देखता हूँ, दिखाता हूँ ना क्वेश्चंस आपको। 2005 का गेट का दिया भी हुआ है, किसमें, एक एक राय में, 2005 में, 7 में, 7 में नहीं 2005 में दिया हुआ था, इसका एक क्वेश्चन आया था। हाँ तो टाइम वेटेड एवरेज का ये जो सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या बोलता है कि देखिए, फिर से सुन लीजिए, एनुअली आपका क्या बोल रहा है कि जो एनुअली एवरेज आप निकाल रहे हो, उसमें बोलता है कि वो एवरेज कम से कम साल भर में आप 104 मेजरमेंट्स करके एवरेज निकालेंगे, और किसी भी एक पर्टिकुलर जगह से, ठीक है, 104 मेजरमेंट्स कम से कम करने हैं, और हफ्ते में 2 दिन 24-24 घंटे के अंतराल पर आप जो है तो क्या करेंगे, एयर का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, एनुअली वाले में बोलता है, तो आपका इतना लिमिट आना चाहिए। जहां पर भी 24 घंटे, 8 घंटे या 1 घंटे लिखा हुआ है मॉनिटरिंग करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, उसमें बोलता है कि आपके 24 घंटे वाले जो भी मेजरमेंट है या 8 घंटे वाले जो भी मेजरमेंट है, उनकी एक लिमिट दी हुई है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का कितना दिया था, 80 लिमिट दिया हुआ है। अब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये लिमिट क्रॉस भी हो जाती, भाई ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो बोलता है कि ये लिमिट, जितने भी मेजरमेंट आप साल भर में ले रहे हो, आप साल भर में जितने भी मेजरमेंट ले रहे हो, उसमें से 98% मेजरमेंट्स में जो रीडिंग आए वो विद इन द लिमिट रहे, विद इन द लिमिट रहे। 2% की आपको छूट दे दी गई है कि 2% मेजरमेंट्स आप जो है तो हो सकता है कभी कभार ज्यादा पॉल्यूशन हो गया तो आउट ऑफ द लिमिट जा सकता है, ठीक है, लेकिन 98% रीडिंग्स ऐसी, मेजरमेंट्स ऐसे होने चाहिए जिनमें की विद इन द लिमिट ही पूरी की पूरी रीडिंग रहे। अब ये जो 2% आपका बोलता है, इसमें बोलता है कभी भी ऐसी रीडिंग्स कभी भी लगातार 2 दिन की नहीं होनी चाहिए, लगातार 2 दिन की नहीं होनी चाहिए, अलग अलग दिनों की होनी चाहिए। अलग अलग दिन तो होंगे, मतलब लगातार 2 दिन नहीं होना चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम 1 दिन का आपका जो है तो लिमिट क्रॉस कर सकता है, उसके बाद फिर साल में दोबारा किसी और दिन हो सकता है, या फिर तिबारा किसी और दिन हो सकता है, वो मैटर कर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार 2 दिन अगर आपका बहुत ज्यादा आ रहा है, आउट ऑफ द लिमिट आ रहा है, तो ये एक दिक्कत की बात है। क्लियर है। ठीक है, तो इनका रीडिंग्स जो भी आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ये कंसंट्रेशन, ये 5 गैसेस का जरूर याद कर लीजिए। कौन कौन सा, फिर से देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन 5 का जरूर याद कर लीजिएगा। अब NaAQS का ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर इसे बनाया क्यों गया, क्यों बनाया गया, जरूरत क्या थी इसकी। इसको बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ये था कि भाई एयर के क्वालिटी के लेवल्स को सही तरीके से इंडिकेट किया जाए और उनका एक मार्जिन सेट कर दें, ताकि हम जो वेजिटेशन है, हेल्थ है और जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट कर सके, हमारे समाज को प्रोटेक्ट कर सके बेसिकली। दूसरा, पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पर एक यूनिफॉर्म एयर क्वालिटी असेसमेंट का हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा इंडिया जो है
इसी लेवल पर, इसकी बेसिस पर अपना जो है तो लेवल सेट करेगा। ये दो तरीके होते हैं, या तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपना खुद का कर ले, ठीक है, खुद के स्टैंडर्ड्स बना ले, और अगर वो नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल वाला भी ये NAAQS भी फॉलो कर सकते हैं, तो वो तो और भी अच्छा है, ठीक है। दूसरा, इससे यह दर्शाना चाहते हैं कि भाई साहब इसका एयर पॉल्यूशन का मॉनिटरिंग कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं जो कि आपका पूछा भी गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, इन एम्बियंट एयर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया द परमिसिबल concentration of suspended particulate matter 10 measured on 24 hours 24 hours is, देखिए अब यहां पे बोलता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो एम्बियंट एयर का परमिसिबल कंसंट्रेशन आप मेजर कर रहे हो PM10 का 24 आवर्स के एवरेज में, वो कितना होना चाहिए? 200, 100, 300, 400, कितना होना चाहिए? अब चलिए देखते हैं अपने टेबल में, किसका बोल रहा है? PM10 का बोल रहा है 24 आवर्स में। अब यहाँ पे देखिए PM10 24 आवर्स में, कहां पर जगह भी देख लीजिए, ये 2005 का क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल एरिया में बोल रहा है, चलो ठीक है, तो मतलब टेबल नंबर 1 24 आवर्स PM10, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 100। वाह, गुड, ठीक है। तो देखा, इसी टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक एक उड़ाई में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर इसी का एनुअल एवरेज पता करें तो कितना होगा। तो एनुअल एवरेज कितना होता है? 60 होता है। हाँ, एक चीज और भूल गया था। देखिए सभी की यूनिट देखिए क्या क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड का माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखते जाइएगा, पार्टिकुलेट मैटर का भी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, दोनों ही का, ठीक है। ओजोन का भी वही है, लेड का भी वही है। आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एकमात्र ऐसा है जिसका मिलीग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 12 गैसेस के नाम, ठीक है, वो याद करना है। उसके बाद जो भी गैसेस बताइए उनके याद कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। बताइएगा, एट एनी पर्टिकुलर प्लेस द, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, PDF अपलोड करूंगा। बिटवीन द सस्पेंडेड particulate matter and the RPM is SPM is greater than RPM
SPM is smaller than PM, SPM is equal to RPM, there is no रिलेशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो एसपीएम और आरपीएम का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था एयर पॉल्यूशन वाले में। ये देखिए, एसपीएम क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और आरपीएम क्या है, रेस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम का साइज जो है ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर होता है, और आरपीएम का साइज जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर होता है। तो बेसिकली एसपीएम इज ग्रेटर देन, एसपीएम इज ग्रेटर देन आरपीएम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं कल आपको जो है तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है तो दूंगा, तो आप लोग कल एक बार याद करके आइएगा। पूरा का पूरा पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो पूरा मुझे देखना है कि आपको याद है कि नहीं है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। अच्छा, एसएमपी का भी मैंने क्वेश्चंस बना रहा हूं, तो क्या आप लोगों को उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है? क्योंकि मैं सरदारी वालों को करवा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस, तो अगर आपको करनी हो तो एक क्लास शेड्यूल करा दूंगा मैं। ठीक है, तो उसका भी क्लास में शेड्यूल करा दूंगा। ठीक है, तो आपका एमसीक्यूज वहां से, बाकी वो एससीसीएल के सिलेबस के हिसाब से रहेगा, है ना, लेकिन है एसएमपी टॉपिक उसमें भी है, तो मैं पूरा का पूरा आपको एक लाइन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे वहां पे प्रैक्टिस करा दूंगा। 20-20 करके रहते हैं मेरे। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको बीमारियों के बारे में बता दूं। माइंस में काम करोगे तो बीमारी तो जानना चाहिए ना। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.